हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स की समरी लेकर। और अब तक हम लोगों ने 8 चैप्टर्स इस बुक के कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे 9 चैप्टर से। देखेंगे कि 9 चैप्टर में किस नए विषय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मतलब वहाँ पे जो विलेजेस थे उनके मतलब वो कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्लरिश थे, तो और जहाँ जो टाउन्स वगैरह थे वो कितने समृद्ध थे। आज हम लोग बात करेंगे 9th चैप्टर में ट्रेडर्स के बारे में, जो व्यापारी थे यहाँ पे, जो राजा थे, जो नए किंगडम्स यहाँ पे फॉर्म हुए थे, ठीक है। और अपने जो तीर्थयात्री थे जो कि हमारे यहाँ पर आए थे, कौन कौन से जो तीर्थयात्री थे जिन्होंने विजिट किया था यहाँ पर हमारे देश में, उन सब के बारे में जानेंगे ना। अगर आप लोग लेना चाहते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा कोड स्टडी आईएएस को। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको करीब 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ इस कोड के यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आप लोग प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको यूज़ करना है कोड स्टडी आईएएस को और 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपको। जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ओके नाउ, अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है मतलब सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, तो प्लस में जितने भी फ़ायदे हैं, जो भी चीज़ें मिलेंगी, वो सब आप लोग इस नंबर पर कॉल करके पूरी गाइडेंस मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ कोड स्टडी आईएएस व्हाइल टेकिंग अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आप याद रखिएगा कि आप लोगों को मिलेगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। नाउ लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर, एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9 और ये बात कर रहा है ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, राजाओं और तीर्थयात्रियों के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की शुरुआत में एक कहानी से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे कहानी है जगनी की। ये जगनी है, तो जगनी ना अपने गांव में वो मेला लगता है उसके यहाँ, ठीक है, तो उसे देखने जाती है। और जगनी को बड़ा पसंद होता है कि ये जो आपके पॉट्स और पैन्स होते हैं शाइनी स्टील के, ठीक है, उनको छूने में, जो स्टील के बर्तन होते हैं उनमें, और जो ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स होती हैं और जो प्रिंटेड क्लॉथ वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें उसको बड़ी अच्छी लगती हैं टच करने में। तो क्या होता है कि अब मतलब जगनी जो होती है वो ये सोचती है कि ये जो लोग हैं जो इतने सारे सामान लेकर आते हैं, ठीक है, ये बसेस और ट्रक्स में आते हैं और फिर सेम डे ही ये लोग चले जाते हैं, तो आखिर ये कौन है, ठीक है, क्या करते हैं और ये यहाँ पर मतलब ये जगह जगह ऐसे क्यों मूव करते रहते हैं। तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि ये लोग ट्रेडर्स हैं, ये व्यापारी हैं, ये वही चीज़ें लेकर आते हैं जो ये बनाते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। सो अब हम लोगों को ये ट्रेडर्स के बारे में किस प्रकार से पता चला ये जानते हैं कि ये ट्रेड सिस्टम के बारे में और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चला। तो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है। तो ये जो फाइन पोट्री थी, स्पेशली आपके जो बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, तो ये काफ़ी सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिले हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिले हैं। अब ये इन साइट्स पे कैसे पहुँचे, तो ये एक अहम बात है जानना। तो जो ट्रेडर्स हैं, अब देखिए ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यापारी है वो अपना सामान लेके जगह जगह जाता है, ठीक है, उसको बेचता है, और एक जगह होती है जहाँ वो अपना सामान बनाता है। तो इसी प्रकार एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सामान थे वो ऐसे इतनी सारी जगहों पर कैसे पहुंचे। अब जो साउथ इंडिया है, हमारा जो साउथ इंडिया वो बड़ा फेमस था गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पेपर के लिए और प्रेशियस स्टोन्स के लिए। तो पेपर तो जो रोमन एम्पायर था उन लोगों के हिसाब से जो पेपर थी उन लोगों के लिए वो ब्लैक गोल्ड के समान थी, ठीक है, काला सोना के समान थी। सो जो ट्रेडर्स थे वहाँ पे, जो हमारे ट्रेडर्स थे, वो काफ़ी सारे जो सामान वगैरह होते थे वो रोम लेकर जाते थे, ठीक है। वो शिप के द्वारा मतलब समुद्र के द्वारा जाते थे, या फिर मतलब इस पे लैंड के द्वारा जाते थे कैरावन्स में। तो अब जो साउथ में आप बहुत सारे रोमन कॉइन्स मिले हैं, तो उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा जो व्यापार था रोम के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था,
ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स मिले, रोमन गोल्ड कॉइन्स, तो इस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रेड हमारा रोम के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो नाउ कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया। अब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू थिंक हाउ एंड वाई दीज रीच इंडिया, ये हमारे इंडिया पे कैसे पहुंचे। ठीक है, ये देखते हैं। जो ट्रेडर्स थे, देखिए वो एक्सप्लोर कर चुके थे सारे सी रूट्स, ठीक है, और इनमें से कुछ थे जो कोस्ट के द्वारा भी आते थे, ठीक है, कोस्ट को फॉलो कर करके। सो देयर वर others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal where sailors took advantages of the monsoon winds। अब देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी नाव होती है, ठीक है, उसके मूव करने में जो विंड्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका हाथ होता है, ठीक है। तो अब क्या था, जो मॉनसून विंड्स होते थे, ठीक है, उसका फ़ायदा लेके कुछ जो ट्रेडर्स वगैरह थे, ठीक है, जो एक्सप्लोरर्स थे, वो क्या करते थे कि वो मॉनसून विंड्स का लेते थे सहारा, ताकि वो आसानी से जल्दी समुद्र को क्रॉस कर लें, ठीक है। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आना होता था, वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे आना होता था सब कॉन्टिनेंट के, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका से आ रहे हैं या अरेबिया से आ रहे हैं, तो ये क्या करते थे, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कौन सा हमारा, देखिए जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। तो यहाँ से जो विंड्स आती हैं इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट है ये, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट जो आपकी विंड्स होती थी, ठीक है, सॉरी, जो साउथ वेस्ट आपकी विंड मतलब मॉनसून होता है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, तो उधर उनके लिए ये इजी पड़ जाता था इस समय आने के लिए। ओके, सो नाउ, और अब इतने ज़्यादा लॉन्ग जर्नी इन लोगों को करनी पड़ती थी, तय करना पड़ता था इतना दूरी का रास्ता, तो इस वजह से जो इनकी शिप्स वगैरह होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टर्डी होती थी। ओके, ना न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब ऐसे कौन से नए किंगडम्स थे जो कि कोस्ट के तरफ बन चुके थे, तो सर्दर्न हाफ में, जो सर्दर्न हाफ था सब कॉन्टिनेंट का, उसे हम मार्क करते हैं एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन के तौर पे, जहाँ पे हिल्स भी हैं, प्लेट्यू भी है और रिवर वैली भी है। अब ये जो रिवर वैली थी यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आपकी कावेरी की तरफ, ठीक है, दे आर वेरी फर्टाइल, एंड यहाँ पे जो चीफ्स थे और किंग्स थे जो कि इन रिवर वैली को कर रहे थे कंट्रोल, यानी कि वो रिवर वैली थी, वहाँ पे भी राज्य बन चुके थे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या था कि आप लोगों ने सुना होगा कि संगम पोएम्स में मेंशन होता है एक वर्ड का, वो वर्ड है आपका मूविंदर। क्या वर्ड है, मूविंदर। मूविंदर का मतलब क्या होता है, मूविंदर का मतलब होता है चीफ हेड्स। ओके, इट मीन्स 3 chiefs. Okay, it's a Tamil word and it means 3 chiefs. Now, अब यहाँ पे जो रिवर वैली की तरफ जो रूलिंग फैमिलीज थी, वो फैमिलीज थी आपकी चोला, चेरा और पांड्यास, ठीक है, ये 3 फैमिलीज थी। अब यहाँ पे इन लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लिया था साउथ इंडिया में, ठीक है, और आज से 2300 साल पहले इनका राज्य होता था यहाँ पे। सो ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। अब हर जो ये 3 चीफ्स थे, ठीक है, अब हर एक के पास 2 सेंटर्स होते थे पावर के, एक होता था इनलैंड और दूसरा होता था ऑन द कोस्ट। सो ऑफ दी 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुहार और कावेरी पट्टनम थी, वो तो पोर्ट था आपका चोलास का, ठीक है, और जो मदुरई थी वो कैपिटल थी पांड्यास की, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। सो नाउ द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब जो चीफ होता था वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करता था, ठीक है, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। उसके बदले में क्या होता था कि ये लोग डिमांड करते थे और गिफ्ट्स की, ठीक है, लोगों से, एंड दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट एंड नेबरिंग फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। अब ये क्या करते थे, ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे भी जाते थे और वहाँ जो नेबरिंग एरिया होते थे, जो पड़ोसी मतलब जो जगह होती थी, वहाँ से ये लोग ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, ठीक है। सो दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड बाकी की ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब कुछ तो वेल्थ होती थी जो इन लोगों को यहाँ से प्राप्त होती थी, उसको या तो अपने पास रखते थे कुछ को, और बाकी को क्या करते थे, बाकी को ये बांट देते थे। बाकी को बांटते किस में थे, जो इनके सपोर्टर्स होते थे उनमें, अपने फैमिली मेम्बर्स में, सोल्जर्स में, पोइट्स में, ठीक है। और बहुत सारे पोइट्स थे, the ones who have composed a lot of
बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, जो पोएट्स थे उन्होंने कंपोज करी हैं लोगों के लिए, इन लोगों की प्रेज में, ठीक है। सो दीज कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन। संगम लिटरेचर में इन कॉम्पोजिशन का जिक्र है, ठीक है। एंड ये पूरा कलेक्शन आपको उसमें देखने को मिलेगा संगम लिटरेचर में। सो दे यूज्ड टू कंपोज पोएम इन द प्रेज ऑफ चीफ्स who often rewarded them with the precious stones, gold horses, elephants, chariots and fine clothes. अब जब ये पोएट्स इनकी तारीफ करते थे तो ये लोग उनको गिफ्ट देते थे, मतलब अपनी प्रशंसा सुनकर ये ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते थे, तो उनको क्या क्या गिफ्ट देते थे, उनको रिवॉर्ड करते थे ये प्रेशियस स्टोन से, गोल्ड से, हॉर्सेस से, ठीक है, एलिफेंट देते थे, हाथी वगैरह हैं, कैरियट्स हैं आपके, ठीक है, कपड़े भी दे देते थे। तो आज से करीब 200 साल पहले की बात है। लेटर देयर वाज अ डायनेस्टी नोन एज सतवानास, ठीक है। सो 200 साल पहले की बात है, देयर वाज अ डायनेस्टी नोन एज सतवानास, ठीक है। तो सतवानास दे बिकम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया की तरफ दे वर वेरी पावरफुल वंस, ओके। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था सतवाना का वो था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। कौन? गौतमीपुत्र थे श्री सतकर्णी, ठीक है। अब इनकी माता जी का नाम था गौतमी बालाश्री, ठीक है। अब इनकी माता जी को कैसे जानते हैं? सो वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कॉम्पोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अब इनकी जो माता जी थी, इन्होंने इनके लिए एक इंस्क्रिप्शन कंपोज करी थी, ठीक है। जो गौतमी बालाश्री थी, उन्होंने अपने पुत्र श्री सतकर्णी के लिए एक इंस्क्रिप्शन कंपोज करी थी, जिसके द्वारा हमको पता चला इनके बारे में। किसके बारे में? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में, ठीक है। सो ही एंड अदर सतवाना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा। अब ये और करीब कुछ जो रूलर्स थे, सतवाना रूलर्स थे, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको भगवान बुलाया जाता था दक्षिणापथ का, ठीक है। अब दक्षिणापथ मतलब, तो दक्षिणापथ लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, ठीक है, विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर सर्दर्न रीजन। दक्षिणापथ मतलब पूरा जो सर्दर्न रीजन है ना, उसको नाम बोल देते थे, ठीक है। सो ही सेंड हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न कोस्ट। अब इन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको ईस्टर्न मतलब इन्होंने उसको अपने पश्चिम की तरफ, मतलब पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ अपनी जो कोस्ट थी वहां तक अपनी आर्मीज को भेज रखा था, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, ठीक है। अब सिल्क रूट क्या था? तो जो प्रोसेस थी ना सिल्क बनाने की, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अच्छा, पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि जो सिल्क का काम था हमारे यहाँ, वो बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। एक ऐसी मतलब कहने वाली बात है कि आप एक रिंग से, ठीक है, उस सिल्क के कपड़े को पूरा निकाल सकते हो, उस पूरी साड़ी को निकाल सकते हो अगर एक पर्टिकुलर साड़ी है तो, ठीक है, या कोई कपड़ा भी है। और एक पर्टिकुलर साड़ी को आप जो मैच बॉक्स होता है उस बॉक्स में भी पूरा फोल्ड करके रख सकते हो। इट इज टफ टू डाइजेस्ट, बट ये सच बात है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती थी ना सिल्क बनाने की, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, क्योंकि जो रॉ सिल्क होता था उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था कुकून से, ठीक है। कुकून किसका होता है? सिल्क वॉर्म का। देन उसको स्पन करना पड़ता है, ठीक है, इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ। अब इसमें बड़ा होता है कि पहले तो उसको स्पन करना पड़ता है थ्रेड में, ठीक है, फिर उसको वीव किया जाता है क्लॉथ में। सो चाइना सबसे पहला ऐसा वो था जिसने इन्वेंट की थी टेक्निक सिल्क बनाने की, और जो मेथड इसने यूज किया था चाइना ने, उससे हमेशा सीक्रेट रखा था काफी हजारों सालों तक। तो जो लोग थे चाइना से, जो जगह जगह जाते थे, ठीक है, सो दे वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट। हॉर्स बैक पे भी जाते थे, मतलब घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं और आपके ऊँटों पर बैठ के जा रहे हैं, एंड ये अपने साथ साथ सिल्क लेके जाते थे। तो ये जिन जिन पाथों पे जाते थे, जिन जिन जगहों पे, रास्तों पे जाते थे, सो द पाथ्स दे यूज टू फॉलो टू कम टू, मतलब इनको फिर क्या बुलाया गया? सिल्क रूट बनाया गया। जिन जिन रास्तों पे ये सिल्क लेकर जाते थे, उन सारे रास्तों को क्या बुलाया गया? सिल्क रूट बुलाया गया, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग कि जब भी ये चीज दिमाग में आए तो सिल्क से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। पहले तो चीज सिल्क का जो टेक्निक थी वो किसने निकाली थी? चाइना वालों ने, और उसका रखा था सीक्रेट। मतलब पहले भी ये ऐसे ही थे, उसको सीक्रेट रखा था, और सिर्फ यही लोग थे जो कि जो सिल्क होती थी उसको डिस्टेंट जगह पर लेकर जाते थे, ठीक है। और जिन जिन जगहों से ये जाते थे, जिन जिन रास्तों से गुजरते थे, उनको बोल दिया जाता था सिल्क रूट,
ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. सो ना, जो चाइनीज रूलर्स थे, समटाइम्स दे यूज टू सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू द रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया. अब ये क्यों ऐसा करते थे जो चाइनीज रूलर्स थे? अब देखिए सिल्क इनके यहाँ बन रहा है, ठीक है, टेक्निक है. सो दे यूज टू हैव अ लॉट ऑफ सिल्क ओवर देयर. तो क्या करते थे ये लोग? गिफ्ट भेजते थे. जो रूलर थे ईरान के, वेस्ट एशिया के, ठीक है, उनको ये भेजते थे सिल्क तोहफे के तौर में, ठीक है, उपहार के तौर में भेजते थे, ताकि ड्यू टू विच द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट. ठीक है, अब वो इसीलिए चाहते थे कि मतलब जो सिल्क की जो मतलब सिल्क के बारे में जो जानकारी है वो ज्यादातर फैले. ठीक है, तो amongst the rulers and rich people in Rome, wearing silk become the fashion about 2000 years ago. आज से 2000 साल पहले रोम में ये सिल्क पहनने का जो मतलब एक ट्रेंड बन गया था, एक फैशन बन गया था. जो वहाँ पे रूलर्स थे, पैसे वाले लोग थे, वो सब क्या पहनते थे? वो सिल्क के कपड़े पहनते थे. तो एट दैट पीरियड जो सिल्क था वो बहुत एक्सपेंसिव था, एज इट हैड टू बी बॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना. ठीक है, क्योंकि अब ये महंगा इसीलिए था क्योंकि चाइना से लेके आना पड़ रहा था. ठीक है, अब रोड्स के थ्रू आ रहे हैं, माउंटेन्स के थ्रू आ रहे हैं, डेजर्ट के थ्रू. अब इतना मतलब इतना बोझा लेके किसी चीज को लेकर आएंगे, ठीक है, इतनी मुश्किलों से या इतनी परेशानी से, तो फिर तो वो चीज़ महंगी होती है. ठीक है, नाउ सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट. अब बहुत सारे जो किंग्स थे उन्होंने ये भी मतलब ट्राई किया था कि जो लार्ज पोर्शन है रूट का उसे हम लोग ऑक्यूपाई कर लेते, उसे कंट्रोल कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वहां से आ रहे जो लोग हैं उनसे वो लोग आराम से बेनिफिट उठा सकते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिब्यूट ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं. ठीक है, जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि देखिए ट्रेडर्स को क्या है कि उनको तो इस रूट से निकलना है. अब यहाँ पे लोग सोचते थे कि कोस्ट पे पूरा अगर हम लोगों ने कब्जा कर लिया तो यहाँ पे जो भी आदमी आ रहा है, जो भी ट्रेडर आ रहा है, वो पहले हमारी आर्मी देखेगा. ठीक है, अब हमसे निपटने के लिए वो क्या करेगा? वो हमें गिफ्ट देगा. तो अपने लालच को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उनको टैक्सेस मिल जाएंगे, ट्रिब्यूट्स मिल जाएंगे और गिफ्ट मिल जाएंगे, इस वजह से वो चाहते थे कि उनका सी रूट मतलब वो कोस्ट रूट पे उनका कब्जा हो जाए. इन रिटर्न दे प्रोटेक्ट. अब इसके बदले में ये लोग क्या करते थे कि इस व्यक्ति को, इस ट्रेडर को ये बहुत ढंग से देंगे प्रोटेक्शन. ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं उसको कोई लूट ना ले, कोई रॉबर इसको लूट ना ले. ठीक है, तो ये मतलब एक सौदा था. पहले लोगों ने ऐसे सौदा कर रखा था कि हम अगर रूट पे हमने कंट्रोल कर लिया तो वहां से आ रहे जो ट्रेडर है वो उससे हम फायदे लेंगे, और हम उसे क्या फायदे देंगे? हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे. ठीक है, नाउ जो सिल्क रूट था उसको कंट्रोल किया जाता था कुशानास के द्वारा. ठीक है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? कुशानास के द्वारा. तो कुशानास रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड. तो आज से 2000 साल पहले की बात है. ये जो कुशानास होते थे उन्होंने सेंट्रल एशिया पे और नॉर्थ वेस्ट एशिया पे कंट्रोल कर रखा था अपना. ठीक है, सो देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर व पेशावर एंड मथुरा. अब इनके दो मतलब सेंटर्स थे पावर के. कौन कौन से थे? एक तो था पेशावर जो कि आपका पाकिस्तान में है, और मथुरा. ठीक है, तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन द किंगडम. तक्षशिला वॉज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द किंगडम ओनली. ठीक है, सो ड्यूरिंग द रूल there was a branch of the silk route extended from central asia down to the seaports at the mouth of river Indus. जहाँ से जो सिल्क था उसको आसानी से शिप किया जाता था वेस्टवर्ड की तरफ टू द रोमन एम्पायर. ओके, नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. अब देखिए जो कनिष्क थे हमारे, वो थे कुशाना के बहुत फेमस रूलर. ठीक है, तो करीब 1900 साल पहले इनका राज्य था. इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी बुद्धिस्ट काउंसिल को. ठीक है, जहाँ पे जो स्कॉलर्स होते थे वो मिलते थे, डिस्कशन करते थे इम्पोर्टेंट मैटर्स पे. अश्वघोषा के नाम तो आप लोगों ने सुना होगा. तो अश्वघोषा क्या थे? ही वॉज अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. ठीक है, जो कि जिसे बोलते हैं बुद्धा चरिता. तो जो बुद्धा चरिता है वो कंपोज किसके द्वारा की गई थी? अश्वघोषा के द्वारा. ठीक है, अब ये क्या थे? ये आपके कनिष्क के कोर्ट में रहते थे. ठीक है, तो जो महायाना बुद्धिज्म है ये एक नया फॉर्म था बुद्धिज्म का जो कि डेवलप हुआ था, और इसके दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे. तो अर्लियर बुद्धा थे, उनकी प्रेजेंस में दैट वाज बीन शोन इन स्कल्पचर के बाय मतलब जो बुद्धा की प्रेजेंस आपने मतलब जो स्कल्पचर्स वगैरह में देखी होगी.
ठीक है। जैसे मान लीजिए जो उनकी अटेन मतलब जहाँ पे उन्होंने नॉलेज अटेन की थी, ठीक है, एनलाइटमेंट अटेन की थी उन्होंने, तो उसमें दिखाया गया है कि वो पीपल की पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जितने भी स्टैचूज वगैरह हैं बुद्धा के, वो ज़्यादातर मथुरा और तक्षशिला में बनाए गए, ठीक है। और आपको थोड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा अगर मथुरा का अगर आप लोग आर्किटेक्चर देखो, मतलब जो स्कल्पचर जिस प्रकार से बनाए गए हैं उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और बाकी कहीं और जगह के, ठीक है ना। बात करते हैं बोधिसत्वा के बारे में। तो बोधिसत्वा कंपोज किया गया था, इट वॉज बीन बोधिसत्वा वॉज सपोज टू बी to be persons who had attained enlightenment, and after attaining enlightenment they could live in complete isolation and meditate in peace. अब बोधिसत्वा क्या होते थे? बोधिसत्वा वो लोग होते थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया होता था, ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो लोग एक कंप्लीट आइसोलेशन में बिल्कुल अकेले रहना चाहते थे और मेडिटेट करना चाहते थे शांति में, ठीक है। बट अब क्या होता था? दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड। अब ये लोग मतलब दे यूज टू रिमेन इन द वर्ल्ड, और वो लोगों को सिखाना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे। तो इंडिया में क्या था? जो बुद्धिज्म था, इट वॉज स्प्रेड टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन। वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड फैल चुका था बुद्धिज्म, ठीक है। और यहाँ पे डजन और केव्स थे विच वर बीन हॉलोड आउट ऑफ हिल्स, मतलब जो पहाड़ थे उनमें केव्स बनाए गए, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स रह सकें। तो सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन। अब कुछ जो इसमें केव्स थे वो राजा और रानियों के द्वारा आदेश पे बनाए गए, ठीक है। बाकी जो मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, ठीक है, द वन हु आर लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। नाउ बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका एंड म्यांमार। अब जो बुद्धिज्म था वो ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट साइड पे भी फैला था, ठीक है, चाहे आपको श्रीलंका हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, ठीक है, और बाकी के जो साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स थे जैसे कि आपका इंडोनेशिया हो गया, यहाँ तक जो आपका बुद्धिज्म था वो फैल चुका था। और जो ओल्डर फॉर्म थी बुद्धिज्म की उसे हम तेरावादा बुद्धिज्म बोलते हैं, ठीक है, विच वॉज पॉपुलर इन दीज एरियाज। अब इन एरियाज में कौन सा बुद्धिज्म फॉर्म फेमस था? तो ये बहुत पुराना मतलब फॉर्म है बुद्धिज्म का, तेरावादा बुद्धिज्म, जो कि इन एरियाज में था फेमस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। अब जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था वो था आपका फाजियान। जो फाजियान था, ठीक है, ये तीर्थयात्री था, ठीक है, और ये आया था सब कॉन्टिनेंट में आज से करीब 1600 साल पहले। और जो जुआनजांग आया था वो आया था, और आइजिंग आया था। तो जुआनजांग के करीब 50 साल बाद आए थे आपके आइजिंग। तो ये लोग आए थे इन ऑर्डर टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। अब ये लोग क्यों आए थे? ये लोग इसीलिए आए थे क्योंकि ये लोग बुद्धा के जीवन के बारे में और जानकारी लेना चाहते थे, ठीक है, और जो फेमस मोनेस्ट्रीज थी उनको देखना चाहते थे। तो ईच ऑफ दीज मतलब अब ये जितने भी तीर्थयात्री थे इन्होंने अपने मतलब जब ये रास्ते में यहाँ पे आए होंगे तो इनके साथ साथ क्या बुरी घटनाएं हुई, क्या अच्छी घटनाएं हुई, तो अपनी जितनी भी ट्रैवल वाली चीज़ें थी ये मतलब अपने साथ विच दे मतलब दे रोड दैट इन बुक्स एंड ऑल, जिसको आज भी मतलब पढ़ा भी जाता है। सो विच टुक years of the countries and monasteries and they visited and the books they carried back with them। अब ये यहाँ पर आए, ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने काफ़ी साल बिताए, ठीक है, यहाँ पे आके जानकारी ली, ठीक है, और यहाँ पे जितनी मोनेस्ट्रीज थी उनमें घूमे, ठीक है, और अपने साथ साथ कुछ बुक्स भी लेके गए। तो जुआनजांग थे, ठीक है, वो मतलब ही टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। वो वापस जब चाइना के लिए गए थे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे स्टैचू जो बुद्धा के थे जो कि गोल्ड से बने थे, सिल्वर से बने थे, चंदन से बने थे, ठीक है, और करीब से करीब 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनको मतलब 20 घोड़ों के बैक पर लाद कर ये लेकर गए, ठीक है, जिसमें जो 50 मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो तो खो गई, वो गिर गई इनकी बोट से, ठीक है। तो वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस, तभी मतलब जब इंडस नदी को पार कर रहे थे उसी समय वो गिर गई इसमें। तो ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। अब बाकी की जो जिंदगी थी इनकी वो इन्होंने बता दी कि जो बाकी की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनकी लैंग्वेज चेंज करी और फिर उन्हें पढ़ा, तो उनको संस्कृत से कर दिया चाइनीज में। नाउ
अब भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, क्या सॉरी, अब भक्ति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि भक्ति के जो लोग थे वो बहुत आगे, मतलब बहुत अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो वर्शिप थी, जैसे कि आपके आराध्य होते हैं लोगों के, शिव जी हो गए, विष्णु हो गए, और देवी होती हैं दुर्गा, तो इन लोगों ने इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा गेन कर ली हिंदुइज्म में। ठीक है, अब ये जो आराध्य होते थे, दे वर बीन वर्शिप्ड थ्रू भक्ति। ठीक है, एंड दिस आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था भक्ति का। ठीक है, भक्ति मतलब होता है एक इंसान का पूरा समर्पण कर देना अपने आराध्य की तरफ। ठीक है, तो अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवद गीता थी। ठीक है, भगवद गीता में आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी। महाभारत में क्या था, महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को खूब ज्ञान दिया है, गीता का सार समझाया है, अर्थ समझाया है कि किस प्रकार से आप लोग मोह से हटकर अपने आप को भगवान की तरह समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जो भी, मतलब आपने सुनी होगी महाभारत की कहानी। ठीक है, तो महाभारत की कहानी आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से उन लोगों के साथ, चाहे जितने भी पांडु पुत्र थे उनके साथ किस प्रकार से कितनी बुरी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद भी वो लोग जब जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे अर्जुन। ठीक है, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि मैं जिनको मारने वाला हूँ वो कौन है, वो तो मेरे अपने भाई बंधु ही हैं, उनको कैसे किस प्रकार से मार सकता हूँ मैं। तो उस समय कृष्ण जी ने उनको इस चीज़ का ज्ञान दिया कि चाहे मतलब जो भी चीज़ है, कितना भी गलत है, आपको अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। क्योंकि अगर आप इस जीवन में हो, इस दुनिया में हो, आपको ये जीवन मिला है तो वो भी आपके आराध्य की वजह से मिला है। तो अपने आप को पुनः समर्पित कर देना भगवान की तरफ, उसी चीज़ को बोला जाता है भक्ति। ठीक है, सुनाओ। तो दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप वाइडली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बहुत जगह ये चीज़ फैल चुकी थी। एंड जो भी लोग इस सिस्टम को, भक्ति को फॉलो कर रहे थे, दे यूज्ड टू एम्फसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेसेस, रादर देन उनको कोई भी ये सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म नहीं करने होते थे। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की पूजा होती थी, अपना खुद का समर्पण होता था भगवान की तरफ। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ थी। तो अब ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चोजन डाइटी, मतलब जो भी उसका आराध्य है उसको चोज कर रखा है, उसकी बिल्कुल श्रद्धा से, एकदम साफ मन से अगर उनकी पूजा करेंगे तो वो जिस भी फॉर्म में है, वो जैसे भी हैं, उस हिसाब से वो उनको दर्शन देंगे। ठीक है, एंड अब ये भक्ति के लिए चाहे कोई इंसान की भक्ति करो, आप किसी जानवर की भक्ति करो, किसी पेड़ की भक्ति करो, या कोई भी भक्ति हो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डिवोशन होता है वो चीज़ होती थी भक्ति। चैप्टर नंबर 10, द न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी में हमेशा एक कहानी दी जाती है। तो ये बात कर रहे हैं अरविंद की। तो अरविंद जो हैं वो अपने स्कूल में प्ले कर रहे हैं एज अ किंग, एक राजा की भूमिका निभा रहे हैं अपने स्कूल के प्ले में, जिसमें अब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो भाई राजा बनेंगे तो कितनी सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी। ठीक है, उन अपनी मूँछों पे ताव देंगे। ठीक है, और उन्हें एक स्वॉर्ड मिलेगी। ठीक है, सो ही वॉज इमेजिनिंग ऑल दिस। तभी उनको ये बताया गया, उससे ये बताया गया कि आपको एक पोजीशन में बैठना पड़ेगा और आपको वीणा भी बजानी पड़ेगी और एक पोयम को रिसाइट करना पड़ेगा। तो अब उसके दिमाग में आया कि अ म्यूजिशियन किंग, मतलब एक ऐसा राजा जो कि म्यूजिशियन भी हो, जिसका एक गाने में, म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो ऐसा कौन सा राजा था, उसने ऐसा सोचा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, ठीक है, जो हमें प्रशस्तियों से सुनने को मिला। प्रशस्ति क्या होती है कि प्रशस्ति, इसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में। ठीक है, तो अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जिनको, मतलब उनको बहुत, ही वॉज अ वेरी फेमस रूलर, और जो उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, सो ये गुप्ता डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर हैं। एंड वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो कि इंस्क्राइब्ड है अशोकन पिलर पे, जो कि आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शन थी, इट वॉज कंपोज्ड एज काव्य। हरिसेना के द्वारा ये कंपोज की गई थी, और ये पोएट थे
ठीक है। दूसरा, इनके कोर्ट में मिनिस्टर भी थे समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थी ये बहुत स्पेशल थी, इट वाज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ प्रशस्ति, ठीक है। तो प्रशस्ति क्या होता है? इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये जो प्रशस्तिज होती हैं, दे वर बीन कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स। अब ये प्रशस्ति वगैरह क्या होती थी? ये राजा की जो प्रशंसा होती थी उसको करने के लिए, उन्हें प्रश्न करने के लिए मतलब कंपोज की जाती थी। जैसे कि आपने देखा था कि जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे, उनकी माता जी ने, जो बालाश्री थी, उन्होंने उनके लिए एक ऐसी इंस्क्रिप्शन लिखी थी, एक ऐसी इंस्क्रिप्शन कंपोज की थी, ठीक है। तो वही मतलब यही सारी चीज़ें थी, यही प्रशस्ति वगैरह होती हैं कि जिनमें आप ये जो राजा वगैरह थे उनकी प्रशंसा करते थे लोग, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में जानते हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें ये बताती है कि जो पोएट है वो राजा की तारीफ कर रहा है, जो लेखक है, जो मतलब जो कवि है, वो जो राजा है उसकी तारीफ कर रहा है और उनको बहुत मतलब सुनहरे उसमें तोल रहा है कि मतलब वो बहुत अच्छे वॉरियर हैं, वो बहुत अच्छे किंग हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स जीती हैं, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जीती हुई हैं उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रशस्ति में क्या होता था? बड़े बड़े सेंटेंसेस भी होते थे। तो जैसे कि आपको यहाँ इसमें देखने को मिलेगा ब्लॉक में, तो समुद्रगुप्त द वॉरियर, ठीक है। सो हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, ठीक है, इनकी तारीफ में कहा जा रहा है, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड विद plenteous beauty of marks of hundreds of scars caused by battle, axes, arrows, spikes, spears। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने शायद अगर ऐसे कोई माइथोलॉजी बेस्ड सीरियल्स वगैरह भी देखे होंगे, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि एक वॉरियर का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वॉरियर के लिए, वो होती है कि उनकी लड़ाई में लगने वाले कट्स, ठीक है। उसी के हिसाब से मतलब ये माना जाता है कि वो योद्धा कितना मतलब उम्दा, मतलब कितना अच्छा योद्धा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक ये बोला गया है कि मतलब उनकी जो बॉडी की जो प्लेंटियस ब्यूटी है, वो उनके मार्क्स में, जो उनको कितने 100 जो मार्क्स उनके बन रहे हैं बॉडी पे, जो स्कार हैं, जो कि उनको लड़ाई में कुल्हाड़ी के द्वारा या फिर एरोस के द्वारा, स्पाइक्स के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो एक उसका ये नमूना था, एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब अगर हम इस मैप में देखें, तो इस मैप में देख के हम लोग नोटिस करेंगे कि जो एरिया है शेडेड ग्रीन में, ठीक है, यू विल फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स ऑल्सो। ये शेडेड ग्रीन एरिया है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमें ये जो डॉट्स देखने को मिल रही हैं जो कि ईस्ट कोस्ट पे हैं, ठीक है। एंड यू विल फाइंड एरियाज विच आर मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू, देखने को मिल रहा है, ये आपका पर्पल एरिया, ठीक है, और ये रहा आपका ब्लू। चलिए अब ये क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो मैप है ये बेस्ड है इंफॉर्मेशन जो कि प्रशस्ति के द्वारा प्राप्त हुई है। तो हरी सेना डिस्क्राइब करते हैं 4 प्रकार के रूलर्स को, ठीक है, और बताते हैं कि समुद्रगुप्त की पॉलिसीज क्या थी उनकी तरफ। पहली चीज देखते हैं, जो रूलर थे आर्यवर्त के, तो ये जो आप हरे हरे उसमें देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन उसमें देखते हो, ये हैं क्या है? ये आर्यवर्त के रूलर हैं, ठीक है। तो ये आर्यवर्त में 9 रूलर थे, और ये जो 9 रूलर थे हुआ बीन अपरूटेड, एंड उनके जो किंगडम्स थे दे वर मेड अ पार्ट, मतलब ये इनके जो किंगडम्स थे वो एक हिस्सा थे समुद्रगुप्त के एम्पायर का। क्या थे? ये हिस्सा थे समुद्रगुप्त के एम्पायर का। जो इनके किंगडम्स थे, 9 रूलर्स थे यहाँ पे, जिनका जो ये किंगडम्स थे वो क्या थे? पार्ट था समुद्रगुप्त के एम्पायर का, ठीक है। फिर बात करेंगे हम रूलर जो कि थे दक्षिण पथा के, सर्दर्न रीजन वाले, ठीक है। यहाँ पे करीब 12 रूलर थे, ठीक है। सम ऑफ हुज कैपिटल्स वर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। अब ये जो रेड डॉट्स हैं ये इनकी कैपिटल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था खुद को समुद्रगुप्त को, मतलब खुद को सरेंडर कर दिया था, समर्पित कर दिया था जब ये हार गए थे, पर समुद्रगुप्त ने इनको हराने के बाद भी इनको राज्य करने की अनुमति दे दी थी। फिर बात करेंगे जो इनर सर्किल में आपकी जो नेबरिंग स्टेट्स आ रही हैं, जैसे कि असम हो गई, कोस्टल बंगाल हो गई, नेपाल हो गई, और काफ़ी गना संगास जितने भी हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है और मार्क्ड है पर्पल में। ये आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया में है,
पर्पल में मार्क्ड हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या थे, मतलब ये इनके लिए जो हमारे समुद्रगुप्त हैं इनके लिए ट्रिब्यूट लेकर आते थे और इनके सारे ऑर्डर्स मानते थे, ठीक है, और इनके कोर्ट को भी अटेंड करते थे। फिर बात करते हैं रूलर जो कि आउटलाइनिंग एरिया में है, ये जो नीले वाले इनके बारे में बात करते हैं। अब ये हैं आपके कुशाना, मतलब ये आपके जो ब्लू में मार्क्ड हैं ये हैं डेसिडेंट्स ऑफ कुशानास और शाकास, ठीक है। और जो रूलर आपके श्रीलंका वाले हैं हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज, मतलब इन्होंने अपनी जो बेटियां वगैरह थी वो इनको शादी के रिश्ते इनके लिए यहाँ से ही आए थे, ठीक है, जो ये नीला वाला पार्ट है। ओके ना, ये आपको ये मैप में यही चीज़ समझाई जा रही थी। और ये जो आप ये कॉइन्स देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सो द किंग हु प्लेड द वीना जो कि हमारे समुद्रगुप्त है, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त आर शोन ऑन कॉइन सच एज दिस वन, ठीक है, वेयर ही इज प्लेइंग वीना, ठीक है। इस कॉइन में आपको दिख रहा है कि ये वीना प्ले कर रहे हैं, ठीक है। वीना इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे बहुत सारे लोग प्ले करते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ quite difficult also and very soothing also, it's very pleasant। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, एक राजा ही नहीं थे, इनकी और भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी जो कि आपको इस कॉइन पे देखने को मिलेगी, ठीक है, कि ये बैठे हैं और वीणा को प्ले कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जीनियोलॉजीज मतलब वंशावलियाँ, ठीक है। अब जो प्रशस्ति थी उन प्रशस्तियों में मेंशन था एंसेस्टर्स का, जो रूलर है उनके एंसेस्टर्स का, उनके पूर्वजों का, ठीक है। जैसे जो समुद्रगुप्त हैं उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, परदादा हैं, दादाजी हैं, पापा हैं, माता हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जिक्र होना। तो जो उनकी माता थी कुमारा देवी थी वो बिलोंग करती थी लिच्छवी गणा से। कहाँ से बिलोंग करती थी? लिच्छवी गणा से। और जो उनके पिता थे जो कि थे चंद्रगुप्त, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। वो गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे जिन्होंने द वन टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धिराज। अब देखिए जो चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे और इनको महाराजा अधिराज का टाइटल दिया गया था, ठीक है। किसका? महाराजा अधिराजा का टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्त को, ठीक है। तो ये जो टाइटल था ये बाद में आपके समुद्रगुप्त को भी मिला था। एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर जो उनके परदादा थे और दादा थे, दे आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजाज। उनको महाराजाज का एक टाइटल दिया गया था। सो इट सीम्स एज इफ जो फैमिली थी दैट ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, मतलब काफी इम्पोर्टेंस में थी इनकी फैमिली, ठीक है। जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता जो फैमिली थी, दैट वाज इन अ वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंस। यहाँ देखिए विक्रम संवात, तो ये जो एरा है दैट बिगिन इन 58 BCE, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, विच इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, हु हैड फाउंडेड इट इज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शाकास एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य मिला था टाइटल चंद्रगुप्त II को, ठीक है, जिन्होंने मतलब हु फाउंडेड एज अ मार्क, उन्होंने एक विक्ट्री हासिल करी थी शाकास के उपलक्ष्य में, मतलब शाकास के ओवर, ठीक है, और उनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। तो अब ये देखिए जो समुद्रगुप्त हैं इन टर्न फिगर्स इन द जियोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स में ऑफ लेटेस्ट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी, जैसे कि उनके बेटे सच एज अ सन जो कि चंद्रगुप्त II थे, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, उनके बारे में हमें सिर्फ इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता चला। एंड ही लेड एन एक्सपीडिशन, उन्होंने एक एक एक्सपीडिशन मतलब एक योजना, ठीक है, ही मेड अ एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया जहाँ पर उन्होंने शाकास को हरा दिया गया था, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ जो उनका कोर्ट था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पीपल से भरा हुआ था, जिसमें आपके कालिदास थे और आर्यभट्ट थे, ठीक है। कालिदास एज अ पोएट थे और आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर थे। इसमें इन सब चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 11 में पता चलेगा, ठीक है। अब हर्षवर्धन और हर्षाचरिता के बारे में बात करते हैं।
तो while we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. अब देखिए, जैसे हम लोगों ने गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से पता लगाया, अब कुछ रूलर्स के बारे में हम उनकी बायोग्राफीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो हर्षवर्धना थे, उन्होंने करीब 1400 ईयर्स अगो पहले रूल किया था, एंड ही वॉज वन सच रूलर जिनके कोर्ट में पोइट बना भट्टा, ठीक है, हु रोट हिज बायोग्राफी, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी, जिसको बोलते हैं हर्षचरिता, जो कि संस्कृत में है। एंड दिस गिव्स अस अ जियोलॉजी ऑफ हर्षा, एक जियोलॉजी मिलती है हर्षा के बारे में, एंड इट एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, ठीक है। और जो जुआंगजांग थे, ठीक है, अबाउट हुम यू आपने जो चैप्टर 9 में पढ़ा था जुआंगजांग के बारे में, वो ही ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने हर्षा के कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय गुजारा था, और एक डिटेल अकाउंट ऑफ, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने देखी यहाँ पे, जो भी चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई, जो भी चीज़ें उन्होंने देखा, वो सारी चीज़ों की जो डिटेल थी, अकाउंट ऑफ डिटेल थी, वो उन्होंने यहाँ मतलब अपने उन्होंने काफ़ी समय यहाँ पे गुजारा था उस चीज़ के लिए। और जो हर्षा के जो Harsha was not the eldest son of his father, but he became king of Thanesar after both his father and elder brother died. तो जो आपके हर्षा थे, ठीक है, उनसे बड़े एक भैया थे, उनके बड़े भाई थे, ठीक है। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनको राजा बना दिया गया था, ठीक है। ही वॉज द किंग ऑफ थानेश्वर। तो जो इनके ब्रदर इन लॉ थे, जो कि रूलर थे कन्नौज के, एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, उनको बंगाल का जो राजा था उसके द्वारा मार दिया गया था। तो हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, फिर उन्होंने कन्नौज का जो राज्यपाट था वो संभाला था, एंड देन ही लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, फिर उन्होंने जो बंगाल का जो वो था राजा था उसके अगेंस्ट एक लड़ाई छेड़ी, ठीक है। ऑल्दो वो उस लड़ाई में सक्सेसफुल हुए, ठीक है, ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, एंड उन्होंने कॉन्कर कर लिया था मगध को, बंगाल को, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, ठीक है। सो ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इन टू डेक्कन, अब वो डेक्कन की तरफ आना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया डेक्कन को मार्च करने के लिए, बट वॉज स्टॉप्ड बाय रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी। तो पुलकेशिन II के द्वारा इनको रोक दिया गया था, ठीक है, क्योंकि डेक्कन की तरफ आना चाह रहे थे, पर जो चालुक्य डायनेस्टी थी, उनका जो रूलर था, उन्होंने इनको रोक दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पल्लवास, चालुक्यास और जो पुलकेशिन प्रशस्ति, उनकी प्रशस्ति के बारे में। तो जो पल्लवा थे और चालुक्य थे, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज, ठीक है। साउथ इंडिया में जो ये पर्टिकुलर टाइम था, इस समय ये सबसे मतलब फेमस और इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी। तो जो किंगडम था पल्लवास का, वो स्प्रेड था आपका रीजन अराउंड फ्रॉम द कैपिटल कांचीपुरम से लेकर टू द कावेरी डेल्टा, और जो चालुक्यास थे आपके, दे वर इन द सेंटर, वो जो आपका रायचूर दुआब है, ठीक है, कृष्णा नदी और तुंगाभद्रा के बीच में, ठीक है, वहां पर आपके चालुक्यास थे, ठीक है। तो जो कैपिटल थी चालुक्यास की वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जो चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है। वहाँ से इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर ऑल्सो, क्योंकि विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं वहाँ पे, ओके। सो जो पल्लवास और चालुक्यास थे, फ्रिक्वेंटली दे रेडेड वन अनदर लैंड, एक दूसरे के उन्होंने लैंड्स को रेड किया, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्पेरस टाउन्स। अब मतलब जो कैपिटल सिटीज थी उनको वहाँ पे अटैक किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा समृद्ध नगर माने जाते थे। सो द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज योर पुलकेशिन, ठीक है। तो वो जो पुलकेशिन थे, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, उनके बारे में हम एक प्रशस्ति के द्वारा जानते हैं, ठीक है, विच वॉज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति के द्वारा ये प्रशस्ति बनाई गई थी, लिखी गई थी, ठीक है। अब इस प्रशस्ति के द्वारा ही हम इनको जानते हैं। तो ये प्रशस्ति बताती है हमें इनके बारे में, अबाउट हिज एंसेस्टर्स हु आर लाइक ट्रेस्ड बैक, ओके। सो थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, जो पुलकेशिन थे एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, ठीक है, ऐसा माना जाता है। नाउ हाउ आर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, अब ये किंगडम्स जो थे इनको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था। तो जो लैंड रेवेन्यू था
उसे बहुत दैट रिमेन्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो विलेज था दैट रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो लैंड रेवेन्यू था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, और जो विलेज होता था वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे माना जाता था। बट नए कुछ डेवलपमेंट हुए थे, ठीक है, दे वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। जो किंग्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया था नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। ठीक है, जो राजा थे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, ठीक है, ताकि वो जीत सकें कि जो वहाँ पे जो पावरफुल लोग हैं वो उनके मदद को आ सके, उनको सपोर्ट कर सके, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, ठीक है, या फिर पॉलिटिकली हो, या मिलिट्री की स्ट्रेंथ के लिए हो। जैसे मान लीजिए सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट व हेरिडेटरी। ठीक है, जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती थी वो हेरिडेटरी होती थी, मतलब अपने ही रिश्तेदारों को वहाँ पे लगाया जाता था, ठीक है, उन पोस्ट पे। और समटाइम्स देयर वाज लाइक वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेज ऑल्सो, एंड बिसाइड्स important men probably had a say in local administration। ठीक है, सो नाउ अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। जो किंग्स थे वो मेंटेन करते थे एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी को, जिसमें बहुत सारे हाथी होते थे, कैरियट्स होते थे, कैवलरी है, फुट सोल्जर्स हैं, ठीक है, मिलिट्री लीडर्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे थे किंग, विच वर बीन प्रोवाइडेड किंग्स एंड ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम, बट दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। अब मतलब मिलिट्री लीडर्स भी होते थे इनको, जो कि प्रोवाइड करते थे इनको ट्रूप्स के साथ। अब जब इनको ज़रूरत होती थी तब इनको काम पे बुलाते थे, ठीक है। सो नाउ इनको कोई रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, इंस्टेड ऑफ सैलरी इनको मतलब दे यूज टू रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, ठीक है, एंड दे कलेक्टेड रेवेन्यू ऑल्सो फ्रॉम द लैंड, एंड दे यूज टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेज विच प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। तो मैन वर नोन एज समांताज। तो यहाँ पे जो आदमी लोग होते थे उनको क्या बुलाया जाता था? समांताज। क्या बुलाया जाता है आदमियों को? समांताज, ठीक है। तो असेंबलीज होती थी जो सर्दर्न किंगडम्स में, तो इंस्क्रिप्शन जो थी पल्लवास पे वो मेंशन करती है नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, ठीक है, जिसमें इंक्लूड है सभा एंड असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। तो ये जो असेंबली होती थी ये फंक्शन करती थी थ्रू सब कमिटीज, ठीक है, विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो ये जो असेंबली होती थी, ठीक है, तो ये इनकी मतलब सब कमिटीज़ वगैरह बनाई गई थी, जो कि जो सिंचाई के काम होते थे उनको देखती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो रहे हैं उनको देखती थी, ठीक है, जैसे सड़कें बन रही हैं, टेम्पल्स बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। सो देयर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। तो ये जो विलेज असेंबली थी, ठीक है, जो कि मिली है यहाँ पे, विच आर फाउंड इन एरियाज वेदर जो यहाँ पे जो ये लैंड ओनर्स थे, ठीक है, वहाँ पे कोई ब्राह्मण नहीं था, और जो नगरम थे, ठीक है, दैट वाज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी वगैरह हो गए, ठीक है। फिर ऑर्डिनरी पीपल जो थे किंगडम्स में, सो जो कालिदास वगैरह थे, कालिदास वाज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। एंड इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेस इन दैट इज दैट कि जो किंग होता था और जो बाकी सारे ब्राह्मण्स होते थे उनको मतलब दे वर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, वाइल जो महिलाएं होती थी, जो आदमी वगैरह होते थे, ठीक है, अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स, उनको प्राकृत बोलने की वो थी, ठीक है। यानी कि जो राजा था और ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे, बाकी के आदमी और औरत लोग थे वो क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे, ठीक है। सो नाउ हिज फेमस प्ले अभिनाजना शकुंतलम। अब इनका जो फेमस प्ले था वो क्या था? अभिजनान शकुंतलम, ठीक है। अब ये स्टोरी थी जो किंग थे दुष्यंत